वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संसद में कार्यवाही। तो संसद में कार्यवाही, उसके कुछ विशेषाधिकार और उसके बाद उसमें कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस एक्शन ऑफ पार्लियामेंट को, अर्थात संसद में कार्यवाही। संसद की कार्यवाही इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में नोट कर लेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो संसद की कार्यवाही के बारे में हम लोग देखें तो अनुच्छेद 118 में लिखा गया है। अनुच्छेद 118 में क्या लिखा गया कि संसद के कार्य संचालन हेतु कुछ नियम हैं। तो अनुच्छेद 118 में लिखा गया है संसद के कार्य के संचालन हेतु कुछ नियम हैं, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन को नियम बनाने का अधिकार है। याद रखेंगे, अपने कार्य को संचालित करने के लिए संसद को कुछ नियम बनाने का अधिकार है, या संसद के कार्य संचालन हेतु कुछ नियम है। यही वर्णन है 118 में, अर्थात संसद की कार्यवाही का वर्णन किस में है, तो 118 में। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ध्यान से सुनेंगे कि संसद के कार्य संचालन हेतु जो नियम है वह प्रत्येक सदन को नियम बनाने का अधिकार है, अर्थात संसद को अपने कार्य के संचालन करने का अधिकार है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 118 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में लोकसभा के कार्य का संचालन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है, इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा में कार्य का जो संचालन होता है वह कितने बजे से, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम, याद रखेंगे। तो सुबह 11 से 6 बजे शाम तक यह लोकसभा में होता है, जबकि राज्यसभा में 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, सामान्य तौर पे राज्यसभा में कार्य का संचालन होता है। लेकिन यदि कोई विशेष बात पर बहस चल रही है, विशेष विधेयक पर बहस चल रही है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, रात भर भी यह बहस चल सकता है जब तक इस बहस का निपटारा ना हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में लोकसभा के कार्य संचालन के लिए जो समय सीमा निर्धारित है वह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। लेकिन यदि बात की जाए राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए कार्य के संचालन का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे। लेकिन यदि किसी विशेष मुद्दे पर बात चल रही हो, किसी विशेष अधिवेशन, विशेष विधेयक पर बात चल रही हो, तो यह रात भर भी इनका बहस चल सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब है कि दोनों सदनों के लिए 11 बजे से लेकर जो 12 बजे का समय होता है वह प्रश्नकाल का होता है। तो याद रखेंगे 11 बजे से लेकर जो 12 बजे का समय होता है वह क्या होता है, उसे प्रश्नकाल का समय कहते हैं। अर्थात इस समय प्रश्न पूछा जाता है, जितने सारे प्रश्न हैं वे पूछे जाते हैं दोनों सदनों में। सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे का समय वह प्रश्नकाल का समय कहलाता है। प्रश्नकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा जो है अल्प सूचना प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि प्रश्नकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। ये जो तारांकित प्रश्न होता है इस पर स्टार अंकित रहता है, तारा बना रहता है। तारा का मतलब होता है कि इस पर कोई लिखित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसका उत्तर लिखित में नहीं दिया जाएगा, बल्कि मौखिक प्रश्न होगा और मौखिक में उत्तर भी होगा। तो तारांकित प्रश्न पर स्टार बना रहता है, तारा बना रहता है, याद रखेंगे। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके बदले में पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो तारांकित प्रश्न का जो उत्तर है वह मौखिक दिया जाता है, अर्थात लिखित रूप में उसका उत्तर नहीं दिया जाता।
और इसके बदले में पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन वो भी कहाँ पे, वो भी सदन में ही, याद रखेंगे, वो भी कहाँ पे, सदन में। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा, मौखिक रूप से, लिखित रूप में उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। और इसके बदले में कोई पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न का मतलब उस मुद्दे से हट के, उस मुद्दे से हट के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उस सदन में ही, उसी सदन में ही, याद रखेंगे। अब है कि लोकसभा के अंदर में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में अधिकतम एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि लोकसभा के अंदर 20 प्रश्न एक दिन में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी लोकसभा सदस्य को किसी मंत्री से तारांकित प्रश्न पूछना है तो इसके लिए 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। किसको, सदन को। तो याद रखेंगे कि अगर किसी लोकसभा सदस्य को किसी मंत्री से अपना तारांकित प्रश्न पूछना है तो उसके लिए सदन को 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। दिमाग में इसे फिट कर लेंगे, एग्जाम में कई बार यह आ चुका है कि तारांकित प्रश्न पूछने के लिए यदि लोकसभा के सदस्य को कोई तारांकित प्रश्न पूछना है किसी मंत्री से तो कितने दिन पहले सदन को सूचना देनी पड़ेगी, तो 15 दिन पहले। तो लोकसभा में एक व्यक्ति एक दिन में कितना प्रश्न पूछ सकता है, 20। जबकि राज्यसभा में बात की जाए तो एक सदस्य 3 प्रश्न एक मंत्री से पूछ सकता है। तो याद रखेंगे राज्यसभा में अधिकतम एक सदस्य, एक जो सदस्य है एक मंत्री से कितना प्रश्न पूछ सकता है, तो 3 प्रश्न। जबकि लोकसभा में एक सदस्य लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे। तो ये बात किया जाए कि एक सदस्य एक दिन में एक व्यक्ति से लोकसभा के अंदर कितना प्रश्न पूछेगा, तो 1 प्रश्न। जबकि वही राज्यसभा के अंदर में एक व्यक्ति एक सदस्य से 3 प्रश्न पूछ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि राज्यसभा के अंदर में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 25, और राज्यसभा में 20। तो राज्यसभा में अधिकतम 25 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न में तारा अंकित नहीं रहता है, अर्थात यह जो स्टार का चिन्ह है यह नहीं बना रहता, किसमें, राज्यसभा में। लेकिन अतारांकित प्रश्न में, लेकिन तारांकित प्रश्न में यह स्टार का चिन्ह अर्थात तारांकित तारा बना रहता है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप में रहता है और इसका उत्तर भी लिखित रूप में दिया जाता है। तो जिस प्रकार तारांकित प्रश्न लिखित में भी रहता है और मौखिक रूप में भी रहता है और उसका उत्तर लेकिन मौखिक रूप में ही दिया जाता है, लेकिन अतारांकित प्रश्न यह लिखित रूप में रहता है, याद रखेंगे। अतारांकित प्रश्न यह जो है वह लिखित रूप में रहता है और इसका उत्तर भी लिखित रूप में ही दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो जो अतारांकित प्रश्न है इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसका मतलब क्या है कि जो अतारांकित प्रश्न है, जो मुद्दा दिया गया है उसमें उसी मुद्दा पर प्रश्न पूछा जाएगा, उससे बाहर हटकर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि यदि कोई सदस्य अतारांकित प्रश्न किसी मंत्री से पूछता है राज्यसभा या लोकसभा में, तो उसी मुद्दे पर उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि उस मुद्दे से हटकर उसका कोई उत्तर दिया जाएगा और उसी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। लेकिन जो तारांकित प्रश्न है उसमें उस मुद्दे से हटकर भी मंत्री प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे, तारांकित प्रश्न में। लेकिन अतारांकित उसे पूरक प्रश्न कहते हैं और अतारांकित प्रश्न पर कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो लोकसभा में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो लोकसभा में अधिकतम कितने अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 230।
याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प जो सूचना प्रश्न है वैसे प्रश्न हैं, अल्प सूचना प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जिनकी सूचना सदन को 10 दिन से कम समय में देनी पड़ती है और इसका प्रश्नोत्तर मौखिक रूप से होता है। और यह इतना कम समय में इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोकहित के संबंध में अर्थात लोगों के हित के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि लोकहित में जब प्रश्न किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो जनता का प्रश्न है तो उसका निपटारा भी जल्दी होगा, निपटारा भी जल्दी करना होता है। इसी कारण इसे 10 दिन से कम समय में ही इसकी सूचना सदन को देनी पड़ती है। तो अल्प सूचना प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जिनकी सूचना सदन को 10 दिन से कम समय में देनी पड़ती है और इसका जो प्रश्न उत्तर है वह मौखिक रूप से होता है। याद रखेंगे इसका प्रश्न उत्तर कैसे होता है, तो मौखिक रूप से। और यह इतना कम समय में इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोकहित के संबंध में अर्थात लोगों के हित के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के अलावा सदन का कोई सदस्य गैर सरकारी अथवा प्राइवेट सदस्य से प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को 2.5 घंटे प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात वैसे सदस्यों से जो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसे एक बार समझ लें कि जो तारांकित है, अतारांकित है और अल्प सूचना प्रश्न के अलावा भी यदि कोई प्रश्न किया जाता है तो सदन का कोई सदस्य जो गैर सरकारी हो या फिर प्राइवेट सदस्य हो तो उससे प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को 2.5 घंटे प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात वैसे सदस्यों से जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है। तो यदि जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है अर्थात जो गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्य हैं तो उनसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के अलावा तो उसके लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित है और वो भी 2.5 घंटे का समय। तो शुक्रवार के दिन 2.5 घंटे का समय निर्धारित है, इम्पॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। हाल फिलहाल के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, शून्यकाल किसे कहते हैं। तो जो प्रश्नकाल के बाद का जो ठीक 1 घंटे का समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसे प्रश्नकाल का समय कहते हैं। तो प्रश्नकाल के ख़त्म होने के बाद जो 12 बजे से लेकर 1 घंटे का समय होता है वह क्या होता है, उसे शून्यकाल का समय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जैसे ही प्रश्नकाल का समय ख़त्म होता है तो प्रश्नकाल का समय ख़त्म होने के बाद जो 1 घंटे का समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, वह समय क्या कहलाता है, तो उसे शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। और शून्यकाल के दौरान कोई सदस्य किसी भी सदस्य से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और शून्यकाल का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रश्नकाल के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे का है, तो उसे जैसे ही वह समाप्त होगा उसके समाप्त होने के बाद जो 1 घंटे का समय आता है 12 से 1 का, उसे हम लोग प्रश्न शून्यकाल कहते हैं। और इस शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य किसी सदस्य से किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, याद रखेंगे। और शून्यकाल का संबंध भारतीय संविधान से नहीं है, अर्थात शून्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। शून्यकाल के दौरान प्रश्न पूछने के लिए सदन को पहले से सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि शून्यकाल के दौरान प्रश्न पूछना है तो सदन को इसके लिए पहले से सूचना देनी, सदन को किसी मंत्री को सदन को इसकी सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो यह भी पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न पूछने के लिए सदन को सूचना देने की जरूरत नहीं है। तो शून्यकाल के दौरान जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए सदन को इसके पहले सूचना देने की जरूरत नहीं है। 1 बजे से लेकर जो 2 बजे का समय होता है वह सदन का भोजनावकाश होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 बजे से लेकर जो 2 बजे का समय होता है वह सदन के लिए भोजन का समय होता है, अर्थात टिफ़िन होता है उस समय 1 बजे से लेकर 2 बजे तक।
सामान्य तौर पर देखा जाए तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, सामान्य तौर पर देखा जाए तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकसभा की विधायी कार्य तथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा के विधायी कार्य किए जाते हैं और सोमवार से गुरुवार तक विधायी कार्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर होता है, जबकि गुरुवार को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गैर सरकारी विधायी कार्य अर्थात निजी विधेयक पर सदन चलता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसे सुन लें कि सामान्य तौर पर लोकसभा में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकसभा की क्या होती है, तो विधायी कार्य की जाती है, जबकि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा में क्या होती है, तो विधायी कार्य की जाती है। याद रखेंगे। और सोमवार से लेकर गुरुवार तक, सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो गैर सरकारी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट जो वर्क होते हैं, वे सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर कार्य होता है। अर्थात सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर सोमवार से गुरुवार, जबकि शुक्रवार को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, अभी हमने क्या बताया, फ्राइडे के दिन निर्धारित है 2.5 घंटे का समय। कब? 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक समय निर्धारित है गैर सरकारी विधायक कार्य के लिए, अर्थात निजी विधेयक पर यह सदन चलता है शुक्रवार के दिन। बाकी दिन जो है वह सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर कार्य होता है सोमवार से लेकर गुरुवार। सदन की कार्यवाही सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होती है। इसका मतलब क्या है कि जो सदन की कार्यवाही है वह मंडे से लेकर फ्राइडे तक होती है। इम्पॉर्टेंट है, सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है। तो सदन की कार्यवाही सोमवार से लेकर शुक्रवार को होती है। तो ये तो था हमारा सदन में कार्यवाही, सदन में किस प्रकार कार्यवाही होती है। अब हम लोग देखेंगे सदन के प्रस्ताव के बारे में। मोशन इन पार्लियामेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोशन इन पार्लियामेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने कार्य संचालन के बारे में देखा, अब हम लोग देखते हैं सदन में प्रस्ताव के बारे में। मोशन इन पार्लियामेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे पहले है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। तो किसी भी विषय पर राय जानने के लिए उस विषय को सदन के सामने पेश करना ही प्रस्ताव कहलाता है, और यह सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा, जो गैर सरकारी प्रस्ताव है उसके लिए सदन की कार्यवाही शुक्रवार को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2.5 घंटे का समय प्रस्तावित है, जबकि वही सरकारी है तो उसके लिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक का समय है। याद रखेंगे कब, जो 2:30 बजे तक का 2 बजे तक का समय है, 11 से 2। तो किसी भी विषय पर सदन की राय जानने के लिए उस विषय को सदन में सामने पेश करना ही प्रस्ताव कहलाता है, और यह प्रस्ताव सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी। अविश्वास प्रस्ताव केवल कौन लाता है, तो विपक्ष लाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, तो जाहिर सी बात है विपक्ष लाएगा, क्योंकि उसे तो सरकार को गिराना है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में नहीं लाया जाता। तो इम्पोर्टेंट है, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे केवल लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अर्थात जब सरकार से विश्वास खत्म हो जाता है या सरकार पर अविश्वास हो गया हो। तो जब सरकार पर अविश्वास हो गया या फिर सरकार से विश्वास खत्म हो जाता है, तो उस सरकार को गिराने के लिए जो उसकी विपक्षी पार्टी है वह अविश्वास प्रस्ताव को जारी करता है। इंपॉर्टेंट है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाया जाएगा जब लोकसभा के कम से कम 50% सदस्य सहमत हों। तो कम से कम 50 सदस्य यदि सहमत हों
तभी यह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अर्थात लोकसभा के कोई 50 मेंबर यदि राजी हो गए कि ठीक है हम इन सरकार को गिरा दिया जाए, तो विपक्ष के 50% यदि मुद्दे को 50 लोकसभा के 50 सदस्य साइन कर देते हैं, तभी यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होगा, नहीं तो नहीं पारित होगा। अविश्वास प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव पर 50 सदस्यों की सहमति हो जाती है तो इसके बाद फिर चुनाव होता है। याद रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब 50 सदस्यों की सहमति हो जाती है तब इस प्रस्ताव को सदन में लाया जाता है और इसके बाद इसका चुनाव होता है। और अगर यह साधारण बहुमत से अर्थात 50% से अधिक सदस्यों की सहमति से तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह अविश्वास प्रस्ताव पर जब 50 सदस्यों की सहमति हो जाती है तब इस प्रस्ताव को सदन में लाया जाता है। याद रखेंगे। और इसके बाद फिर चुनाव होता है और अगर यह साधारण बहुमत अर्थात 50% से अधिक सदस्यों की सहमति से यह पास हो जाता है तो फिर मान लिया जाता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। और इसके पारित होने के बाद लोकसभा के पूरे जो मंत्री परिषद हैं उनको त्याग पत्र देना पड़ सकता है। याद रखेंगे, तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्री परिषद या केवल एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है या केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पूरी मंत्री परिषद या केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। और अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि जो पूरी मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा है जब लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, लोकसभा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो पूरी मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति डायरेक्टली उत्तरदायी होती है, सीधे तौर पे उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। अर्थात एक मंत्री पर भी यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भी पूरी जो मंत्री परिषद है वह त्याग पत्र देना पड़ेगा। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 75 में। तो अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्री परिषद या फिर एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। और अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है। क्योंकि अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि जो पूरी मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ था? हमने बताया था 1952 ईस्वी में। लोकसभा के गठन से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो लोकसभा के गठन से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें 15 बार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, 3 बार पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ, 2 बार मोरारजी देसाई के खिलाफ, 1 बार राजीव गांधी के खिलाफ, 1 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ और उसके बाद 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और इसमें एक मत से सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। और 1 बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक बात की जाए कि अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है जब 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था, जिसमें 15 बार इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ, 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, 3 बार पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ, 2 बार मोरारजी देसाई के खिलाफ, 1 बार राजीव गांधी के खिलाफ, 1 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ,
एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, और इसमें से एक मत से सरकार गिर गई थी। तो यह एग्जाम में पूछा गया है कि एक मत से सरकार गिरी थी, किसकी सरकार गिरी थी? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की। और एक बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में आचार्य JB कृपलानी ने लाया जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। तो ये पूछा जाएगा कि पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह किसके खिलाफ लाया गया? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास, चूँकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो निश्चित तौर पे पहला अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। किसने लाया था? तो 1963 में आचार्य JB कृपलानी ने। तो आचार्य JB कृपलानी ने 1963 ईस्वी में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था 1963 ईस्वी में। तो ये तो था विश्वास प्रस्ताव। अब हम लोग देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को देखा, अब हम लोग देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस मोशन। कौन मोशन? कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के ठीक विपरीत होता है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है वह अविश्वास प्रस्ताव के ठीक विपरीत होता है। अर्थात चूंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो पक्ष की पार्टी हो, अर्थात जो बहुमत में है। तो विश्वास प्रस्ताव को केवल कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में। इंपॉर्टेंट है कि विश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष, अर्थात जिसकी सरकार होती है, उसी के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में अपनी बहुमत को साबित करने के लिए। तो लोकसभा में अपनी बहुमत को साबित करने के लिए सत्ता पक्ष, अर्थात जिसकी सरकार होती है, उसी के द्वारा लोकसभा में यह बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। हर आम चुनाव, अर्थात लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। तो हर आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव के बाद साधारण तौर पर जो सरकारें बनती हैं, वे लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाती हैं। क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुनाव होता है, तो इसी कारण इसे लोकसभा चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा चुनाव अर्थात आम सभा चुनाव के बाद साधारण तौर पर जो सरकारें बनती हैं, वे लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में विश्वास का प्रस्ताव लाती हैं। याद रखेंगे, कभी कभी सरकार चलाने के क्रम में, तो कभी कभी सरकार चलाने के क्रम में, कभी कभी सरकार चलाने के क्रम में बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सरकार के समर्थक दल अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, तो भी लोकसभा में बहुमत लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सत्ता पक्ष को कह सकता है कि लोकसभा में बहुमत साबित कीजिए, और विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला देगा। तो कभी कभी सरकार चलने के क्रम में बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सरकार के समर्थक दल अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, तो भी उस लोकसभा में बहुमत लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति सत्ता पक्ष को कह सकता है कि लोकसभा में आप बहुमत साबित कीजिए, और अगर विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, तो वह क्या करेगा? वह अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगा। अगर सरकार को लगता है कि सचमुच हमारे पास बहुमत नहीं है, और विपक्ष ने अभी तक अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया, और राष्ट्रपति ने भी अभी तक विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नहीं कहा, तो जो सरकारें हैं वे राष्ट्रपति के पास जाएंगी ये कहने के लिए कि आप लोकसभा को भंग कीजिए, और लोकसभा भंग होने के बाद एक बार फिर से चुनाव होगा। इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग फिर से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सरकार को लगता है कि सचमुच में हमारे पास कोई बहुमत नहीं है और विपक्ष ने अभी तक
कोई भी अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया और राष्ट्रपति ने भी अभी तक विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नहीं कहा, तो सरकारें जो हैं वे राष्ट्रपति के पास जाएंगी ये कहने के लिए कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, और लोकसभा भंग होने के बाद एक बार फिर से चुनाव होगा। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से क्या कहता है कि आप बहुमत साबित कीजिए, और यदि बहुमत साबित नहीं होता है तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। और अगर कोई दूसरा कह दे कि गठबंधन से या किसी अन्य तरीके से अपना बहुमत साबित कर देंगे तो फिर सरकार बन जाएगी और फिर से चुनाव होगा, अन्यथा फिर से चुनाव होगा। याद रखेंगे कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार के पास कोई बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से, स्वविवेक से कहता है, हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति के पास अपने स्वविवेक संबंधी भी कुछ अधिकार हैं। तो यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कहता है कि बहुमत जो सरकार है, वर्तमान सरकार, तो उसको जो सरकार रहती है बहुमत में, तो उसे कहती है कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, और यदि बहुमत साबित नहीं होता तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। और अगर कोई दूसरा यह कह दे कि गठबंधन से या किसी अन्य तरीके से हम अपना बहुमत साबित कर देंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी, और तो आपकी सरकार गिर जाएगी, नहीं तो फिर से एक बार फिर से क्या होगा, चुनाव होगा। याद रखेंगे, एक बार फिर से चुनाव होगा। अब तक 4 बार सरकारें विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो अब तक 4 सरकारें अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। चौधरी चरण सिंह की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। विश्वास प्रस्ताव न तो संविधान में ही, न ही संसद में, न ही संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून में है। ये एक तरह से परंपरा चली आ रही है। तो विश्वास प्रस्ताव का संविधान में किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, न ही संसद के द्वारा इसका कोई वर्णन किया गया है। बस एक यह कानून में लिखा गया है जो किसी तरह से यह परंपरा के रूप में चली आ रही है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि विपक्ष प्रस्ताव का वर्णन कहाँ पे है, तो कहीं पे नहीं है, न तो संसद में न ही संविधान में। यह एक परंपरा के तौर पे चली आ रही है, इसे एक कानून की तरह बना दिया गया है। अब है इम्पॉर्टेंट स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। इम्पॉर्टेंट है, तो जिसे एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन। तो स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव को राज्यसभा या लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो जो स्थगन प्रस्ताव है उसे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में ही लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, मगर सदन में प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब कम से कम 50 सदस्यों की सहमति हो। तो याद रखेंगे, स्थगन प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन सदन में प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब कम से कम 50 सदस्यों की सहमति हो। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब है कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान किसी गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है और सदन में जो कार्य हो रहा होता है उसे स्थगित करके इस पर चर्चा की जाती है। तो स्थगन प्रस्ताव के दौरान किसी गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है और सदन में जो कार्य हो रहा होता है उसे स्थगित करके इस पर चर्चा की जाती है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव को प्रातः 10 बजे से पहले सूचित करना पड़ता है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को लाया जाएगा। तो स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव को प्रातः 10 बजे से पहले
सूचित करना पड़ता है कि इस विषय पर सदन के लिए स्थगन का प्रस्ताव लाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव जिसे हम लोग सेंसर मोशन कहते हैं, सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को केवल विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, याद रखेंगे, और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव को विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और यह किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मंत्री या पूरे मंत्री परिषद की निंदा करना है। तो इस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निंदा प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो एक मंत्री या फिर पूरे मंत्री परिषद को निंदा करना, याद रखेंगे। निंदा प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति होना आवश्यक है। तो निंदा प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, और यदि 50 सदस्यों की स्वीकृति मिल जाती है तो फिर से चुनाव होता है, और फिर 50% से ज़्यादा सदस्यों ने यदि अपनी सहमति दिखाई तो यह लोकसभा से पारित हो जाता है, और उसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद सरकार को त्याग पत्र तो नहीं देना पड़ता, मगर सरकार की छवि खराब हो जाती है, क्योंकि इससे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो इसे एक बार फिर से समझ लें कि निंदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, और यदि 50 सदस्यों की स्वीकृति मिल जाती है तो एक बार फिर से चुनाव होता है, और फिर 50% से ज़्यादा सदस्यों ने यदि अपनी सहमति दिखा दी तो यह जो लोकसभा से फिर पारित हो जाता है, और लोकसभा से पारित होने के बाद सरकार को त्याग पत्र तो नहीं देना पड़ता, मगर इससे सरकार की छवि खराब हो जाती है, क्योंकि इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और फिर सरकार को अपना बहुमत लाने के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव लाना पड़ता है। अब है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अर्थात कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सदन का ध्यान लोकहित के किसी विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सदन का ध्यान लोकहित के किसी विशेष विषय ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, अर्थात लोकसभा के किसी विशेष विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव लाया जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो काम भी वैसा ही होगा कि सदन को किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इस विषय से संबंधित मुद्दों पर ही ध्यान देना पड़ता है। तो अगर ध्यान आकर्षण से संबंधित प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सदन को इसी विषय से संबंधित मुद्दों पर ही ध्यान देना पड़ता है, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट है। अब है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। तो कटौती प्रस्ताव या कट मोशन क्या है, उसे हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट है कि कटौती प्रस्ताव क्या है। कटौती 3 प्रकार की होती है, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। तो जो कटौती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत किसी योजना या कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो काम भी वैसा ही होगा कि कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत किसी योजना या कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में में क्या की जाती है, तो कटौती की जाती है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कटौती प्रस्ताव को कहाँ पे लाया जाएगा, तो केवल लोकसभा में। यदि सरकार को किसी भी काम के लिए धन की ज़रूरत होती है तो वह धन विधेयक के जरिए, वित्त विधेयक के जरिए क्या करती है, तो पैसा लेती है। और यदि विपक्ष को लगता है कि यह काम या योजना सही नहीं है तो विपक्ष उसका विरोध करती है।
तब सरकार कटौती प्रस्ताव लाती है कहाँ पे? विपक्ष में। इम्पॉर्टेंट है। तो यदि सरकार को किसी काम के लिए धन की जरूरत होती है तो धन विधेयक के जरिए या वित्त विधेयक के जरिए वह सरकार पैसा लेती है, और यदि विपक्ष को लगता है कि यह काम या योजना सही नहीं है तो विपक्ष उसका क्या करता है? विरोध करता है, और तब सरकार क्या करती है? कटौती प्रस्ताव लाती है, जो कहाँ पे है? विपक्ष में। सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा। सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे संसद में उस विधेयक को पास कराकर कानून बनाना पड़ेगा, तभी पैसे की प्राप्ति होगी। तो जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे संसद में विधेयक को पास कराकर कानून बनाना पड़ेगा, तभी उसे पैसे की प्राप्ति होगी। नीतिगत कटौती को लाने का मुख्य उद्देश्य है सरकार की किसी भी नीति को अस्वीकार करना। तो नीतिगत कटौती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार की किसी भी नीति को अस्वीकार कर देना। नीतिगत कटौती को विपक्ष द्वारा लाया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। तो नीतिगत कटौती को विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। नीतिगत कटौती के पास होने पर सरकार के द्वारा मांगी गई उस योजना के लिए राशि को 1 रुपया कर दिया जाता है, अर्थात उस प्रस्ताव या योजना के लिए सरकार को जो पैसे की प्राप्ति होती है अब वो नहीं मिलेगी, या इस योजना को फेल कर दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा गया है कि नीतिगत कटौती के पास होने पर सरकार के द्वारा मांगी गई उस योजना के लिए जो राशि को 1 रुपया कर दिया जाता है। कितना रुपया? 1 रुपया। अर्थात उस प्रस्ताव या योजना के लिए सरकार को जो पैसे की ज़रूरत होती है अब वो नहीं मिलेगी। याद रखेंगे, अर्थात इस योजना को फेल कर दिया जाएगा। अर्थगत कटौती प्रस्ताव पारित होने के पर सरकार के द्वारा योजना के लिए मांगी गई राशि में से एक निश्चित राशि कम दर पर दी जाती है। इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि अर्थगत कटौती के दौरान अर्थगत कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार के द्वारा उस योजना के लिए मांगी गई राशि में से एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है। इम्पॉर्टेंट है। अर्थगत का मतलब ये होता है अर्थ में कटौती करना। तो जो सरकार राशि मांगती है योजना के लिए तो उसमें से एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है अर्थगत कटौती प्रस्ताव के दौरान। अर्थगत कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि सरकार किसी योजना में खर्च करता है तो सरकार तो कोई पैसा कटौती को करेगा नहीं, विपक्ष करता है कि यह योजना सही नहीं है, आप इसमें इतना पैसा का खर्च नहीं कर सकते हैं। तो अर्थगत कटौती का जो प्रस्ताव है वह लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में से 100 रुपया कम कर दी जाती है। याद रखेंगे, जिस प्रकार नीतिगत कटौती में 1 रुपया कर दिया जाता है तो यह सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में कितना रुपया कर दिया जाएगा? तो 100 रुपया कम कर दिया जाता है। 100 रुपये कम कर दी जाती है यदि सरकार को किसी योजना की ज़रूरत है तब। तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के द्वारा मांगी गई राशि में से 100 रुपया कम कर दी जाती है। कब? यदि सरकार को किसी योजना ज़रूरत पड़ती है तब। सांकेतिक कटौती में 100 रुपया काटने का मतलब क्या है? तो सांकेतिक कटौती में 100 रुपया काटने का मतलब है कि सरकार को ऐसा संदेश देना है कि आपकी योजना सही नहीं है, अर्थात विपक्ष को यह योजना पसंद नहीं आया। तो 100 रुपया काटने का मतलब क्या? 100 रुपया कटौती प्रस्ताव लाने का मतलब है कि सरकार को यह जो एक संदेश देना है कि यह योजना आपकी जो है वह सही नहीं है, अर्थात विपक्ष को यह योजना पसंद नहीं आया। कटौती या सांकेतिक प्रस्ताव पारित होने का मतलब है, तो कटौती या सांकेतिक प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि सरकार जो है वह बहुमत में नहीं है। सरकार क्या है? तो बहुमत में नहीं है।
तो यदि सरकार विश्वास प्रस्ताव लाता है तो वह अस्वीकार हो जाएगा और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा और उसके बाद सरकार गिर जाएगी। तो कटौती या सांकेतिक प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि सरकार बहुमत में नहीं है और यदि सरकार विश्वास प्रस्ताव भी लाता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो वह जो विश्वास प्रस्ताव है वह अस्वीकृत हो जाएगा और उसकी सरकार गिर जाएगी और फिर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और जो पुरानी सरकार है, मेन सरकार है, वह गिर जाएगी। याद रखेंगे। चलिए, अब तो ये तो थे हमारे संसद के जो हम लोगों ने अभी देखा बहुत सारे कटौती प्रस्ताव के बारे में। जितने सारे संसद में प्रस्ताव होते हैं, पारित की जाते हैं, उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं, तो उसे हम लोग देखें। संसद के कौन कौन से जो हैं विशेषाधिकार हैं, अर्थात पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो संसद के हम लोग विशेषाधिकार को देखेंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं। अनुच्छेद 105 में लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। तो यह जो विशेषाधिकार है संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की जो शक्तियां एवं विशेषाधिकार है, उसका वर्णन है अनुच्छेद 105 में। तो संसद की दोनों सदनों, उसके समितियों और सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 105 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसदीय विशेषाधिकार दोनों सदनों, सदस्यों और संसदीय समितियों के विशेषाधिकार शामिल हैं और इन्हें ये विशेषाधिकार इसलिए दी जाते हैं ताकि सदन के जो सदस्य हैं और समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो याद रखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार में दोनों सदनों, सदस्यों और संसदीय समितियों के विशेषाधिकार शामिल हैं और इन्हें ये विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि सदन के सदस्य, सदन, उसके सदस्य और उसके समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इंपॉर्टेंट है। अब है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार। तो व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार क्या है? याद रखेंगे, पर्सनल। तो व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार क्या है कि हर सांसद को सदन में कुछ भी बोलने की आज़ादी है। इसके लिए उसे किसी भी सदन में, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हर सांसद को सदन में कुछ भी बोलने की इजाज़त है, आज़ादी है। इसलिए उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के आचरण पर तब तक टिप्पणी नहीं की जा सकती जब तक उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जाता। तो याद रखेंगे कि सांसद को सदन में बोलने के लिए कुछ भी आज़ादी है, इसलिए उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि सदन में यह जो सांसद है इसने यह कहा, तो उसके लिए न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर वह सांसद टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जाता। याद रखेंगे, किसी भी सांसद को सदन के सत्र के दौरान गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे, यदि कोई सांसद को गवाही देना है तो सांसद को सत्र के दौरान गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपने सदन में यह बात कहा है, यह काम किया है। तो इसके लिए संसद को सदन के सत्र के दौरान गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संसद के किसी भी सदस्य को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता। तो इम्पोर्टेंट है, समझ लेंगे कि संसद के किसी भी सदस्य को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले, संसद के सत्र के प्रारंभ होने के कितने दिन पहले? 40 दिन। जबकि सत्र के दौरान या सत्र की समाप्ति के 40 दिन के बाद दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
लेकिन आपराधिक मामलों में उसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदस्य या सांसद को सदन में मत देने का अधिकार होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संसद के प्रत्येक सदस्य या संसद को सदन में मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब है कुछ सामूहिक विशेषाधिकार। तो सामूहिक विशेषाधिकार को हम लोग देखें तो सदन के सदस्य या अधिकारी सदन के अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही के संबंध में किसी भी न्यायालय में साक्ष्य अथवा प्रमाण नहीं देंगे और दस्तावेज नहीं पेश करेंगे। तो सदन के सदस्य या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही के संबंध में किसी भी न्यायालय में साक्ष्य अथवा प्रमाण नहीं देंगे और दस्तावेज भी उसके संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं करेंगे। सदन के सदस्य या अधिकारी को सदन की अनुमति के बिना गिरफ्तारी सदन के परिसर में नहीं की जा सकती। यानी कि अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए कि सदन के सदस्य या अधिकारी को सदन की अनुमति के बिना गिरफ्तारी सदन के परिसर में तो नहीं हो सकती। यदि सदन के परिसर में कोई सदन का सदस्य है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती बिना सदन के जो मेन मालिक है सदन की अनुमति के बिना। अर्थात जब वह लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में है तो राज्यसभा की सभापति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 248 में क्या लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 248 में लिखा गया है कि सदन को महान्यायवादी को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से बाहर करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 248 में लिखा गया है कि सदन को महान्यायवादी को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से बाहर रखने का अधिकार है, इम्पोर्टेंट है। अर्थात केवल कौन रह सकता है, तो महान्यायवादी। प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने या प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार है। तो जितने सदन हैं अपने कार्यवाही को प्रकाशित करने और प्रकाशित होने से रोकने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद को अपने कार्य के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 122 के अनुसार, तो अनुच्छेद 122 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 122 में लिखा गया है कि संसद की कार्यवाहियों की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका पर रोक लगाई गई है, कि संसद की कार्यवाही की जांच न्यायपालिका नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 122 में लिखा गया है कि संसद की कार्यवाहियों को जांच करने के लिए कार्यवाहियों की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका पर रोक लगाई गई है। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा संसद के विशेषाधिकार, उसके बाद संसद में प्रस्ताव, और साथ ही साथ ये जो संसद में हम लोगों ने क्या देखा, कार्यवाही के बारे में देखा। तो खासा इम्पोर्टेंट था, बार बार इसे रिपीट करके आप लोग देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय को, और उसके बाद एक दो टॉपिक बच जाएंगे इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और जो इंडियन पॉलिटी का सफ़र है वह समाप्त हो जाएगा। तो इसे रिपीट करके देखते रहें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।